हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज आपकी विज्ञान पार्ट 3 की ऑनलाइन क्लास है और आज अपन पार्ट 3 का पहला भाग पढ़ेंगे। पार्ट 3 का नाम है रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, कैसे रेशों से वस्त्र बनाए जाते हैं, तो ऊन के बारे में और सिल्क के बारे में, दो के बारे में अपन काफ़ी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं रेशों से वस्त्र तक। कक्षा 6 में आपने पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फाइबर, जैसे पेड़ों से मिलने वाले जो अपन को धागे होते हैं और जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं, वो 6th में पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किसके? ऊन के और रेशम। रेशम को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्क, ठीक है, और ऊन को बोलते हैं वुल। ठीक है, ये किससे मिलते हैं अपन को? जानवरों से। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जांतव रेशे, क्योंकि जंतुओं से मिलते हैं। ये एक तरह के प्राकृतिक रेशे भी हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। किससे कट जाते हैं? भेड़ के बाल या याक के। ये दो जानवर है, और भी बहुत जानवर पढ़ेंगे आगे। तो इनके बालों से क्या मिलता है अपन को? ऊन का रेशा मिलता है। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। रेशम कीट होता है, उसकी एक अवस्था होती है बीच में, जब वो बच्चा जन्मता है तो एक अवस्था होती है कोकून, वहाँ से अपन को रेशम का फाइबर मिलता है। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? तो शरीर से, शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं वहाँ से मिलते हैं अपन को। और इनसे ऊन कैसे बनाई जाती है, ऊन में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो ये भी अपन आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम स्वेटर बुनने के लिए, जिसका अपन स्वेटर बुनते हैं ना बाज़ार में, तो वो ऊन कैसे बनता है वो अपन पढ़ेंगे। क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुन जाती है? और रेशम के फाइबर से रेशम, और रेशम से फिर साड़ियाँ कैसे बनती है, ये भी अपन आने वाले अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात है, दो तरह के पढ़ेंगे अपना पार्ट में, दो हिस्से हैं, एक तो ऊन और एक रेशम। तो पहला पार्ट है ऊन और फिर अगला पार्ट होगा रेशम। तो पहले पढ़ते हैं ऊन। भेड़, बकरी, याक या कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है, इनके बालों से। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। आप जानते हैं कि इन जंतुओं के में आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? ताकि इनके शरीर को सर्दी से बचा सके और इनके शरीर से गर्मी को, उष्मा को बाहर ना निकलने दे, इसलिए बालों से ढके होते हैं। और इन्हीं बालों की क्या बनती है? ऊन बनती है। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। ठीक है, और वायु उष्मा की एक कुचालक है, जिसके बारे में डिटेल में अपन चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। लेकिन कुचालक यानी उष्मा का चालन नहीं करती, अपने अंदर से उष्मा को पास नहीं होने देती। इस तरीके से जंतु का शरीर गर्म रहता है, क्योंकि उनके शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकलती। और सर्दी के मौसम में, जब बर्फ़बारी हो या सर्दी का मौसम हो, वहाँ पे उस टाइम पे ये बाल इनके शरीर को सर्दी से बचाते हैं। ऊन इन रायदार रेशों से प्राप्त की जाती है, और इन्हीं से, इन बालों से ही क्या प्राप्त की जाती है? ऊन प्राप्त की जाती है। हमारी ही तरह भेड़ के रायदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। जैसे अपने शरीर पे देखो, दो तरह के बाल होते हैं। जो स्किन पे जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, एकदम नर्म होते हैं। और जो दाढ़ी वगैरह के बाल होते हैं ना, सर के बाल, वो सख्त होते हैं। ठीक है, तो भेड़ों पे भी दो तरह के बाल होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंत्र रूपी मुलायम बाल। तो जो स्किन पे होते हैं वो मुलायम होते हैं, और दाढ़ी जैसे बाल रूखे बाल होते हैं। तंत्र रूपी बाल ऊन, कृत्रित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। और ये जो तंत्र रूपी बाल होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, जिनको कृत्रित ऊन भी कहा जाता है, इन्हीं से रेशे बनते हैं और इन्हीं से आगे जाके ऊन बनता है। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंत्र रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप में ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंत्र रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो वर्णात्मक प्रजनन के द्वारा ऐसी भेड़ों को जन्म दिया जाता है जिनके शरीर पे सिर्फ ये मुलायम बाल ही है, सख्त बाल आए नहीं, क्योंकि सख्त बाल ज़्यादा काम के नहीं होते। तो अगर शरीर पे ज़्यादा सख्त बाल होंगे तो ज़्यादा जगह तो सख्त बाल ही ले लेंगे, फिर मुलायम बाल तो कम मिलेंगे, तो एक भेड़ से कम ही ऊन बन पाएगी। तो वर्णात्मक प्रजनन यानी क्या करते हैं, जो माता पिता होते हैं जिनसे फिर ये भेड़ का बच्चा जन्मता है, वो इस तरीके के चुनते हैं ये कि जिनके सिर्फ मुलायम बाल हो, और उनको आपस में ब्रीड करवाते हैं। ब्रीड कराने से फिर ऐसी भेड़ बच्चा जन्मता है जिसके सारे बाल मुलायम होते हैं, और जिससे फिर, और अगर उसके सारे बाल मुलायम होंगे तो उससे अधिक से अधिक मात्रा में ऊन बनाई जा सकेगी। ठीक है, तो वर्णात्मक प्रजनन के द्वारा
ऐसी भेड़ें आजकल मतलब जन्म दिलवाया जाता है जिसके सारे बाल कैसे हों, एकदम मुलायम हों और सख्त वाले बाल उसमें ना हों। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं, अलग अलग तरह की भेड़ें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाज़ार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। ज़्यादातर मात्रा में भेड़ की ऊन मिलती है, लेकिन फिर भी और भी ऐसे जानवर हैं जिनकी स्किन के बालों से ऊन बनाई जाती है। याक एक ऐसा जानवर है जिसके बालों से तिब्बत और लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा ऊन बनाई जाती है और उसी के वस्त्र मिलते हैं। ये याक का फ़ोटो देख लो आप। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त होती है। जो बकरी होती है जो दूध देती है, जैसे भेड़ दूध नहीं देती, बकरी दूध देती है, तो उसके बालों से भी ऊन प्राप्त होती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में बकरियां पाई जाती हैं जिन पे बाल भी होते हैं बड़े बड़े, जिनको अंगोरा नस्ल की बकरियां कहा जाता है। उनसे ऊन पाई जाती है और उस ऊन का नाम क्या पड़ता है? अंगोरा ऊन। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इन्हें बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है और इस ऊन से बेहतरीन अच्छी अच्छी शॉलें बनाई जाती है, जिन्हें पाशमीना शॉलें भी कहा जाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की अंगोरा नस्ल की बकरियां हैं जिनसे ऊन मिलती है अपन को, और जिनको अंगोरा ऊन कहते हैं, जिससे बनी हुई शॉलें पाशमीना शॉल कहलाती है। देखो अंगोरा बकरी ऐसी होती है। अपनी बकरियों पे बाल नहीं होते, लेकिन कश्मीर में होते हैं। क्यों? वहाँ ठंड होती है तो शरीर से बचाने के लिए उनके शरीर पे बाल होते हैं। ये नॉर्मल बकरी होती है। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। ऊँट के शरीर पे भी होता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। ये लामा और एल्पेका ऊँट की प्रजातियाँ हैं जिनसे अपन को जिनके बालों से ऊन प्राप्त होती है। लामा और एल्पेका ये एक तरह के ऊँट हैं जिनके शरीर पे बाल होते हैं, लेकिन अपने भारत में जो ऊँट होते हैं उनसे नहीं मिलती। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऊन से, रेशे से ऊन कैसे बनता है, यानी इनके बालों से ऊन बनाया कैसे जाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। सबसे पहले उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। तो भेड़ों को काट देते हैं और उनके ऊपर प्रोसेस अलग अलग क्रियाएं की जाती है जिससे ऊन बनती है। अब मैं इस प्रक्रम के बारे में अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले भेड़ पालन और प्रजनन, यानी भेड़ों को पालना और नई नई भेड़ें को जन्म दिलवाना। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की पहाड़ी के क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देखते हैं। अभी तो बारिश का टाइम, अभी आपने काफ़ी देखा वो जो गडरी होते हैं जिनके पास बहुत सारी भेड़ें होती हैं, उनको चराने के लिए मैदानों में ले जाते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियाँ पसंद करती है। शाकाहारी मतलब सिर्फ हरे मतलब पादप वगैरह खाती है, मांस मच्छी नहीं खाती। भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से जब तेल निकाल देते हैं तो उसके बाद जो बचता है वो खली कहलाता है। ये सब भी खिलाते हैं, खनिज भी खिलाते हैं, ताकि उनके शरीर के बाल अच्छे से उग जाएं, अच्छे से डेवलप हो जाए, बड़े बड़े बाल आ जाएं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर ही रखा जाता है, क्योंकि सर्दियों में बालों को नुकसान होता है शरीर के, और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा ही खिलाया जाता है, अंदर ही रखते हैं। ठीक है, अब जब सर्दियों में पूरी तरह उग जाते हैं, फिर गर्मी आती है तो गर्मियों में इन बालों को काट लिया जाता है। हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ों का पालन होता है ताकि उनसे ऊन निकाली जा सके। सारणी अपन को नीचे दी गई है, कहाँ कहाँ पे किस किस नस्ल की भेड़ें पाई जाती है और उनसे ऊन कैसी मिलती है। ठीक है, भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल का भेड़ होती है। ठीक है, तो भेड़ों में क्या करते हैं कि भाई कुछ इस तरीके से जो वर्णात्मक प्रजनन से जो भेड़ें बनाई जाती हैं, जो भेड़ें जन्म लेती हैं, जिसमें एक जो माता पिता होते हैं भेड़, यानी नर भेड़ और मादा भेड़ जो होते हैं, जो जिनसे फिर बच्चा जन्मता है, तो उनको अच्छी नस्ल का लिया जाता है। और अच्छी नस्ल का लेंगे ना, एक ले लेंगे अच्छी नस्ल का और एक दूसरी नस्ल का, तो दो अलग अलग नस्लों के माता पिता से जब एक भेड़ का जन्म होता है तो उसे फिर वर्णात्मक प्रजनन द्वारा जन्मी गई भेड़ कहते हैं। और उनकी शरीर पर बाल ज़्यादा होते हैं, सारे ही मुलायम होते हैं और बहुत ज़्यादा होता है, जिससे एक बार में उनके शरीर से काफ़ी मात्रा में ऊन बनाई जा सकती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उन बालों को काट लिया जाता है। अब आता है रेशों से ऊन संसाधित करना।
स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लंबी प्रक्रिया से प्राप्त उत्पाद होती है जिसे निम्नलिखित। अब देखो कैसे बालों से ऊन बनती है, पूरा प्रोसेस अपन अब पढ़ेंगे। अलग अलग चरणों में दिया गया। पहला चरण है, जो चरण पढ़ूँ उससे पहले मैं आपको एक बार ये टेबल बता देता हूँ। लोही नाम की जो भेड़ें हैं, नस्ल है, नस्ल का नाम है लोही नाम की नस्ल की भेड़ें राजस्थान पंजाब में पाई जाती है और गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता की ऊन मिलती है इसमें। रामपुर बुशैर नस्ल नाम की भेड़ें, इनकी ऊन भूरी होती है, ब्राउन कलर की होती है, उत्तर हिमाचल प्रदेश में। नाली, जिसको नली भी बोलते हैं, ये गलीचे की ऊन, जो गलीचे बनाए जाते हैं नीचे ज़मीन पे बनाने के लिए होते हैं ना गलीचे, कारपेट वगैरह होते हैं, तो उसके लिए ये ऊन काम में आती है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मिलता है। बाखरवाड़ नाम नस्ल की भेड़ें ऊनी शॉल बनाने के लिए काम आती है, जम्मू कश्मीर में मिलती है। मारवाड़ी मोटी रक्ष ऊन, इनकी ऊन सख्त होती है, ये गुजरात में। और पाटनवाड़ी हौजरी के लिए, घर के घरेलू कई चीज़ों के लिए ऊन जो काम में आती है वो गुजरात में ये वाली नस्लें पाई जाती है। अब अपन भेड़ मतलब ऊन बनाने की प्रक्रिया पढ़ रहे थे। तो पहला चरण है चरण 1, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। मतलब भेड़ को जैसे अपने शरीर पे से जैसे बाल काटते हैं ना, उस तरह से, वैसे ही उस तरह से बाल उतार देते हैं और उनके ऊपर हल्की सी एक निर्जीव परत होती है छाल की, वो भी साथ में उतर जाती है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। इसको ऊन की कटाई भी कहते हैं। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन उपयोग में होती है जैसे नाई आपके बाल काटने के लिए काम में लेता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों को सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, तो इनको क्या करते हैं, गर्मियों के टाइम पे काटते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाल इनको सर्दियों से बचाते हैं। तो सर्दियों के टाइम पे काट दिए तो ये सर्दी के मारे मरी जाएंगे, इसलिए इनको गर्मियों के टाइम ही काटा जाता है बालों को, ताकि गर्मी में फिर इनके शरीर को कोई नुकसान ना हो। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। इन्हीं रेशों से आगे जाके ऊन बनती है। ठीक है, अलग अलग क्रियाओं से इनको क्रिया करके इनको धागे में कन्वर्ट करते हैं। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसे कि आपके बालों को काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनाने में नहीं होता। जैसे अपने शरीर के बाल काटने में कोई दर्द नहीं होता, वैसे इनको भी कोई दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। डेड सेल्स, मृत कोशिकाएं होती है, इसलिए मृत कोशिकाएं इससे बने हुए होने के कारण इनमें कोई दर्द, इनको काटने पे कोई दर्द नहीं होता। जैसे अपने बाल मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, नाखून मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, वैसे भेड़ के बाल भी मृत कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं जैसा आपके उग जाते हैं, और इनके बाल वापस उग जाते हैं। अब उधर चरण 2, बाल उतार लिए। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। और ताकि, अब देखो भेड़ के बाल है, जानवरों के तो काफ़ी गंदे वंदे होंगे, खूब धूल मिट्टी कीटाणु वगैरह होंगे, तो इनको टैंक में डालकर अच्छे से धोया जाता है। और यह प्रकरण अभिमार्जन कहलाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अभिमार्जन। तो आप पूछ सकते हैं अभिमार्जन क्या होता है? तो भेड़ के उतारे गए बालों को टैंकों में डालकर धोना ताकि उसे चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए, उसको अभिमार्जन कहते हैं। आजकल अभिमार्जन मशीनों से भी किया जाता है। अब देखो, अभिमार्जन करने के दौरान क्योंकि कई कीटाणु होते हैं, तो वो कीटाणु इंसानों को भी लगने का खतरा रहता है, इसलिए इस दौरान जो कारीगर इसमें काम करते हैं इन फैक्ट्रीज़ में, ऊन बनाने की फैक्ट्रीज़ में, उनको कई बार बीमारी हो जाती है। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के द्वारा रोग हो जाता है। ये घातक रोग है, रक्त का रोग है, और इससे कई बार उनको कई बीमारियां झेलनी पड़ती है। ठीक है, और इस तरह के संकट को बोलते हैं व्यावसायिक संकट। तो साफ़ करने के दौरान जो मजदूर कारीगर हैं उनको कई बार बीमारी होने का खतरा भी रहता है। क्यों? क्योंकि जो बाल उतारे गए उन पर कई प्रकार के कीटाणु होते हैं, तो धोते टाइम वो उनके शरीर में जा सकते हैं और उनको बीमारी फैला सकते हैं। चलो, अगला चरण होता है चरण 3। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रायदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा पृथक किया जाता है। आगे जाके क्या करते हैं, अलग अलग साइज़ के बालों को अलग अलग करते हैं ताकि उससे अलग अलग तरह का धागा बने। सख्त बालों को अलग कर देते हैं, मुलायम बालों को अलग करते हैं, जो बड़े बाल है वो अलग हो जाते हैं, छोटे बाल अलग किए जाते हैं। पृथक करना मतलब अलग करना। चरण 4, अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लेते हैं। जैसे अपन अपना स्वेटर धोते तो उस पर रेशे आ जाते हैं ना, उस तरह के रेशे आ जाते हैं बालों में, तो उनको छांट लेते हैं क्योंकि वो ऊन को ख़राब बनाते हैं, ख़राब कर देते हैं, वो हमारे काम के नहीं, तो उन रेशों को हटा देते हैं धोने के बाद, जिनको बर कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बर। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर भी एकत्रित
हो जाते हैं। वूल में से अगर अच्छे से बर नहीं निकाले और उस वूल से आपने स्वेटर बनाओगे तो धोते टाइम आपके शरीर में से फिर उस कपड़े में से बर निकलने लगते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभी मार्जिन करके उन्हें सुखा लेता है। फिर एक बार जब इन बर को निकाल लेते हैं, इन रेशों को मतलब इनको निकाल लेते हैं, रेशों को, फूले हुए रेशों को, तब उसके बाद एक बार दोबारा धोया जाता है और इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। और फिर आगे जाके अब इनको धागों में कन्वर्ट करने के लिए ले लिया जाता है। अगला चरण आता है चरण 5। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी के सामान्य ऊनी काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। तो भेड़ों से मिलने वाली जो ऊन होती है मेनली सफ़ेद होती है, भूरी होती है, ब्राउन कलर की, और काली होती है। और बाकी अगर आपको रंग चाहिए तो इसमें रंगाई की जाती है, रंग डाले जाते हैं ताकि अपन को लाल, पीली वगैरह ये रंग भी मिल जाए। चरण 6, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अंतिम चरण होता है अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, जितने भी उलझ गए उनको सुलझाते हैं और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। उनको लपेट कर क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। और छोटे वस्त्रों को काट कर क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र बना लेते हैं और बड़ों से फिर बड़े बड़े मतलब गट्टर बना लेते हैं, जिनको आगे जाके ऊनी कपड़े बनाते हैं। अपने घरों में जो अपनी माँ वगैरह जो बनाती है वो गट्टर बना लेते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। अब अपन रेशम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अपना आधा चैप्टर कंप्लीट होता है, अपने ऊन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब रेशम के बारे में अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।